हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th का केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट विच इज़ योर सॉल्यूशंस। इस चैप्टर का एक बहुत ही रैपिड रिवीजन करेंगे। फॉर फिज़िकल केमिस्ट्री मैंने तीनों चैप्टर्स का रैपिड रिवीजन बनाऊंगी एंड उसके बाद एक वीडियो बनाऊंगी फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर जितने भी क्वेश्चंस बोर्ड्स में आ सकते हैं उन सारे मतलब हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस और कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। 30 क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी देयर, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखना। इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। ठीक है, अभी हम पहले बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, उसका नीट में अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो हम उसको भी कवर करेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आता है हमारे पास सोल्यूशन होता क्या है। सोल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा कॉम्पोनेंट्स हो सकते हैं। दो होंगे तो हम उसे बाइनरी सोल्यूशन बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये एक टेबल आता है कि जो सोल्यूशन है उसके अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट होता है। अगर वो बाइनरी सोल्यूशन है तो सोल्यूट वो होता है जिसकी क्वांटिटी कम प्रेजेंट होती है और सॉल्वेंट वो जिसकी ज़्यादा क्वांटिटी प्रेजेंट होती है। और जो फिजिकल स्टेट होती है सोल्यूशन की वो सोल्यूट से नहीं रिजेंबल करती, वो सॉल्वेंट से रिजेंबल करती है। और इसके बाद हम देखते हैं अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड हों तो इथेनॉल प्लस वाटर। ये एक बेसिकली एग्जाम्पल्स हैं, इनको आपको याद रखना है। दिस इज़ द टेबल प्रेजेंट इन एनसीईआरटी, तो इसे याद रखना। उसके बाद जो लिक्विड होता है इसी के लिए इसमें ही हम आइडियल नॉन आइडियल पढ़ते हैं। सॉलिड एंड लिक्विड होता है उसके लिए हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। और गैस एंड लिक्विड के लिए हम हेनरीज लॉ पढ़ते हैं। रोल्स लॉ इन दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। इससे पहले हम चैप्टर से पहले हम कुछ कंसंट्रेशंस टर्म्स को पढ़ते हैं सॉल्यूशंस की, जो कि हमारे 11th से आ रही हैं। पहला है मास परसेंटेज, W/W। मास परसेंटेज होती है कितना मास सोल्यूट का है डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, है ना। फिर वॉल्यूम परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। ये तब है जब आपका सोल्यूट सॉल्वेंट सोल्यूशन सब कुछ लिक्विड में प्रेजेंट हो, इंटू 100। देन पार्ट्स पर मिलियन क्या होगा, जब ये सब बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए मेजर किया जाता है। जब बिल्कुल 0.00001 मोलर सॉल्यूशन है तो हम इतना 00 नहीं लिखना चाहते, हम ppm के वे में उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पार्ट्स पर मिलियन हो जाता है। मास ऑफ सोल्यूट कितना है, मास ऑफ सोल्यूशन कितना है, इंटू 10⁶। ठीक है। देन मोल फ्रैक्शन, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये काय ए, यानी कि ए की मान लो मुझे मोल फ्रैक्शन निकालनी है तो मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए लूँगी और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स लूँगी, यानी ए और बी के दोनों के मिला दूँगी। अच्छा, अब मोल नंबर ऑफ मोल कैसे निकालती हूँ मैं, जितना मास प्रेजेंट है डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर मास, यानी एक मोल का जो मास होता है उससे आपका मोल नंबर ऑफ मोल्स निकल आते हैं। देन आता है मोलैरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। मोलैरिटी जो होती है वो मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स होती है ना। तो ये जो आता है NB/, वॉल्यूम इन लीटर्स होती है, पूरे सोल्यूशन की होती है। अब क्योंकि वॉल्यूम आ रहा है इसके अंदर, या इसीलिए जो मोलैरिटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ठीक है, मोलैलिटी की बात करूँ तो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम नहीं आ रहा है। मोलैलिटी आपकी मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन नहीं है, मास ऑफ सॉल्वेंट है। ये याद रखना, यहाँ पे सोल्यूशन है, यहाँ पे सॉल्वेंट है। ये केजी में अगर ग्राम्स में आता है तो इंटू 1000, ऐसे यहाँ पे ml में आता है तो इंटू 1000 कर देना। देन आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, यानी कि अगर मैं बात कर रही हूँ कि गैसेस को अगर मुझे सॉल्युबल कराना है किसी लिक्विड के अंदर तो उसकी सॉल्युबिलिटी किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। पहला है प्रेशर, जितना मैं प्रेशर ज़्यादा दूंगी उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। अब जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स बनती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को हम मिलाते हैं, है ना, सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर। तो अगर हमें अच्छे से कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाना है तो प्रेशर ज़्यादा रखना पड़ेगा, तो ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होएगी कार्बन डाइऑक्साइड की हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स में। दूसरा आता है टेम्परेचर का फैक्टर। टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। जब हम यूजुअली हम देखते हैं सॉलिड इन लिक्विड, यानी जब मैं चीनी को घोल रही हूँ पानी के अंदर तो मैं टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, ज़्यादा चीनी ईजिली घुल जाती है ना।
बट ऐसा यहाँ पे नहीं होता, इसीलिए हम कोल्ड ड्रिंक्स को फ्रिज में रखते हैं ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई है वो सॉल्युबिलिटी अच्छी रहे, बाहर रखते हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। इसी पे बेस्ड आपका हेनरीज लॉ होता है। हेनरीज लॉ क्या कहता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो भी प्रेजेंट है गैस इन लिक्विड सोल्यूशन के अंदर, दैट इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, यानी जितनी ज़्यादा गैस होगी उतना ज़्यादा उसका पार्शियल प्रेशर भी होगा, मोल फ्रैक्शन से यहाँ पे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करा गया है ये हेनरीज कांस्टेंट। इसके एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में बहुत पूछे जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स पे हाई प्रेशर पे ज़्यादा डिज़ोल्व होगी। एल्टीट्यूड सिकनेस का रीज़न भी ये एक्सप्लेन करता है कैसे, जब प्रेशर कम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन भी कम डिज़ोल्व हो पाती है, इसी वजह से एल्टीट्यूड सिकनेस होती है। इसके बाद ये भी कहता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स के अंदर हमें हीलियम से डाइल्यूट करना चाहिए। 11.7% हीलियम होती है, 56.2% नाइट्रोजन, 32.1% ऑक्सीजन होती है। और ये बेंड्स का रीज़न भी बताता है स्कूबा डाइविंग के लिए, स्कूबा डाइविंग करते वक्त ऐसा क्यों होता है, जब हम पानी के अंदर होते हैं तो हमारी जो कैपिलरीज है ब्लॉक हो जाती है नाइट्रोजन बबल्स की वजह से, इसीलिए हीलियम के साथ डाइल्यूट करना चाहिए। देन इसके बाद आता है आपके पास वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑन द सर्फेस ऑफ लिक्विड, जब आपका इक्विलिब्रियम यानी आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन जब इक्वल थे, उस टाइम पर आपका जो वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट कर रहे थे लिक्विड के सरफेस के ऊपर, वो वाला जो प्रेशर होगा वही वेपर प्रेशर होता है। अब वेपर प्रेशर दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ाऊंगी उतनी ज़्यादा मेरे पास वेपर्स बनेंगी, उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। नेचर ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड करता है। वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल दो तरीके के होते हैं। वॉलेटाइल वो जो बहुत जल्दी उड़ सकते हैं, यानी कि जो बहुत जल्दी वेपर्स बना देंगे। अब जितने ज़्यादा वेपर्स बनेंगे उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर तो आएगा ही। और नॉन वॉलेटाइल वो जो कि थोड़ा मुश्किल से, यानी थोड़ी ज़्यादा एनर्जी लगाने पर उड़ते हैं, यानी वो वेपर्स बनाता है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। इसकी एग्जांपल देखने हैं तो एसीटोन का फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। देन क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला भी बहुत अच्छे से बताना चाहिए। फिर ग्लिसरीन का एग्जाम्पल नॉन वॉलेटाइल में आ जाता है। वॉलेटाइल का ऑब्वियसली ज़्यादा होगा वेपर प्रेशर नॉन वॉलेटाइल से, क्योंकि वो ज़्यादा जल्दी वेपर बना रहा है तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जब हम हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कम होता है। जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो कम होता है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर और लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो बराबर होता है। तो एटमॉस्फेयर प्रेशर ही जहाँ पे कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देन आता है आपके पास रोल्स लॉ। रोल्स लॉ क्या कहता है कि जब कोई सोल्यूशन बन जाता है, उस सोल्यूशन के अंदर पार्शियल प्रेशर जो एक कंपोनेंट, मानो सॉल्वेंट देख रही हूँ, सॉल्वेंट को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, सोल्यूट को बी से। तो मान लो मैं पार्शियल प्रेशर देख रही हूँ ए का, तो जो उसका फ्री स्टेट में आता है ना पार्शियल प्रेशर, उतना इंटू एक्स ए, यानी इंटू उसकी जो मोल फ्रैक्शन है वो। अब ऑब्वियस सी बात है क्योंकि पी बी ने भी थोड़ी सी जगह ले ली तो पी बी भी आ गया, इसीलिए उसका जो नया प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर होगा, वो उसके एब्सोल्यूट प्रेशर, यानी जब वो सिर्फ ए होता तब उससे पहले प्रेशर से कम ही होगा, दैट्स वाई। और मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 से कम होती है, इसीलिए पी ए हमेशा पी नॉट ए से कम आता है। सिमिलरली हम पी वी के लिए भी निकालते हैं। टोटल प्रेशर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स पी, यानी पी ए प्लस पी बी हो जाता है हमारे पास। अगर मेरा सोल्यूट सॉलिड है, सॉलिड यानी कि नॉन वॉलेटाइल, अब सॉलिड पार्टिकल्स थोड़ी वेपर बन जाते हैं, नहीं बनते ना, तो सोल्यूट अगर मेरा सॉलिड होता है तो वो नॉन वॉलेटाइल हो गया, यानी वो उड़ेगा नहीं। तो मेरा पी नॉट बी ज़ीरो, यानी अगर अब वो उड़ ही नहीं रहा तो वो थोड़ी कोई प्रेशर लगा रहा है लिक्विड के सर्फेस पे, इसलिए पी नॉट बी ज़ीरो। तो हमारा उस टाइम पे टोटल प्रेशर सिर्फ पी नॉट ए एक्स से हो जाता है, यानी जो कंपोनेंट बी है, सोल्यूट है, उसकी वजह से कोई भी वेपर प्रेशर ऐड नहीं होता है। अच्छा, अब इसके ड्रॉबैक्स क्या है रोल्स लॉ के, कि ये सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल है और उस सॉल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है जो डिसोसिएशन या एसोसिएशन के करते हैं। ठीक है,
देन इसी की बेसिस पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन का। आइडियल सोल्यूशन हम उन्हें बोलते हैं जो कि रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं, और अगर मैं दोनों को मिक्स करूं, फॉर एग्जांपल 5 ml था कुछ और कुछ 1 ml था, इनको मिक्स करके रिजल्टेंट मेरा 6 ml ही आता है। 6 ml से ना ज़्यादा ना कम आता है, वॉल्यूम मेरी तो सही है ना, तो फिर ये आइडियल है। डेल्टा एच मिक्स भी ज़ीरो है, एनर्जी का भी कोई चेंज नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं, एनसीईआरटी के हैं, बेंजीन प्लस टोल्यूइन, हेक्सेन प्लस हेप्टेन, ब्रोमोइथेन प्लस क्लोरोइथेन। बेंजीन प्लस टोल्यूइन, हेक्सेन प्लस हेप्टेन, ब्रोमोइथेन प्लस क्लोरोइथेन। देन ऐसे ही पॉजिटिव डेविएशन आती है मेरे पास। नॉन आइडियल दो तरीके का है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव वीक बॉन्ड्स की वजह से आती है, जब मेरे सोल्यूशन के दो कंपोनेंट्स में वीकर बॉन्ड्स होते हैं तो फिर जो मेरा प्रेशर है ना वो ज़्यादा आता है, यानी पॉजिटिव में सब कुछ ज़्यादा आएगा। जो मेरा आना चाहिए था, ये आना चाहिए था ना रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग, उससे ज़्यादा आता है। वॉल्यूम में मेरी ज़्यादा हो जाती है, यानी 6 ml नहीं आती, 5 और 1, 6.1, 6.01 ऐसा कुछ आती है। डेल्टा एच मिक्स भी पॉजिटिव होता है, यानी एंडोथर्मिक, मुझे एनर्जी देनी पड़ती है ऐसे सोल्यूशन बनाने के लिए, क्योंकि इनके वीक बॉन्ड्स हैं। दूसरी तरफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स वालों में जो पार्शियल प्रेशर है वो कम हो जाता है पी0 एक्से से, क्योंकि अब उनका बॉइलिंग, क्योंकि वो अपने आप में इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बना लेते हैं, वो उड़ना चाहते ही नहीं, वो वेपर ही नहीं बनाना चाहता। वेपर कम बनाएंगे तो वेपर प्रेशर भी कम होगा, इसीलिए उनका पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है जब वो सोल्यूशन फॉर्म में आ जाते हैं। फिर मैं डेल्टा वी मिक्स की बात करूं, क्योंकि उनके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं इसलिए वो कम जगह लेते हैं, पास होते हैं, इसलिए नेगेटिव डेविएशन यानी कम हो जाता है थोड़ा सा। 6 ml की जगह 5.9 कुछ बनता है ना। डेल्टा एच मिक्स की बात करूँ तो वो भी नेगेटिव हो जाता है, यानी कि एक्सोथर्मिक, एनर्जी रिलीज करेगा, मुझे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद पॉजिटिव डेविएशन की मैं एग्जांपल की बात करूँ तो C2H5 इथेनॉल प्लस वाटर आ जाएगा, और यहाँ पर मेरे पास CH3OH प्लस CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, C2H5 इथेनॉल प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड, और बेंजीन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव की बात करूँ तो HNO3 प्लस वाटर, HCl प्लस वाटर, एसीटोन प्लस CaCl3, एसिटिक एसिड प्लस CHCl3। इसको याद करने का मैं आपको तरीका थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो, पहले आपने इसमें पॉजिटिव डेविएशन में ऐसे याद करना है, C2H5 इथेनॉल प्लस वाटर एक डाला है, और उसके बाद इथेनॉल में कार्बन, उसमें सारे कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ एक बार इथेनॉल, एक बार मिथेनॉल, एक बार बेंजीन। यहाँ पर आपने पहले एसिड प्लस वाटर डालना है, HNO3 प्लस वाटर भी, HCl प्लस वाटर, दोनों एसिड प्लस वाटर है। यहाँ पे आपने दोनों जगह क्लोरोफॉर्म लेना है और ACAC से कुछ डालना है, एसीटोन और एसिटिक एसिड। ठीक है, इस तरीके से इनको आपने अच्छे से याद करना है। इसके बाद आता है आपके पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं, वो प्रॉपर्टीज़ या जिसके अंदर नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी जो NB है, यानी सोल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं उस पर डिपेंड करती है ये प्रॉपर्टी, ना कि उसका नेचर कैसा है। ठीक है, यहाँ पे सोल्यूट आपका सॉलिड होता है, ये मान के चल रहे हैं सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पहली आती है आपके पास, जिसका फॉर्मूला आ जाता है, अब देखो P0 माइनस P, हमें पता है जब मैंने सोल्यूट डाल दिया तो मेरा जो पार्शियल प्रेशर है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हमारा वो तो नॉन वॉलेटाइल हो जाएगा, जो हमारा B वाला कंपोनेंट है वो नॉन वॉलेटाइल हो जाएगा, और जो A वाले का है उसका कम हो जाएगा, क्योंकि अब वो पूरी जगह नहीं ले रहा, अब कुछ B भी ले रहा है ना। तो यहाँ पे कितना लोअर होगा, यानी जो नॉर्मली आता माइनस अब जो आ रहा है ये लोअरिंग है। रिलेटिव लोअरिंग करना है तो डिवाइडेड बाय उसको रिलेटिवली देख लिया हमने, वो किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ B के बराबर होगा, ये फॉर्मूला आ जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूँ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी जब मैं बात कर रही हूँ, जब मैंने कुछ डाल दिया तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, कि अब उसको बॉयल होने के अंदर जितना टाइम नॉर्मली लग रहा था अब उससे ज़्यादा लगेगा। अब जो जितना चेंज हुआ उसका बॉइलिंग पॉइंट वो किसके बराबर होगा, KB × M।
के बी इंटू एम, ठीक है ना। तो ये के बी जो है वो यहाँ पर कांस्टेंट है, ब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। के बी की वैल्यू 0.52 होती है पानी के अंदर, और ये जो स्मॉल एम है ये मोलालिटी है ऑफ द सोल्यूशन। डिप्रेशन, अब जब मैं कोई सोल्यूट डाल दूंगी जो कि सॉलिड है तो मेरा फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, यानी कि वो फ्रीज होने में उसको और भी ज़्यादा ठंडा करना पड़ेगा। तो डेल्टा टी एफ जो हो जाएगा वो के एफ इंटू मोलालिटी हो जाएगा। अगैन यहाँ पे के एफ जो आपका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है। के एफ जो इसकी वैल्यू वाटर के लिए 1.86 होती है। एम यहाँ पे मोलालिटी ही है। इसके बाद मैं बात करती हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर की। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है उससे पहले हम देखते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस बेसिकली होता है कि जो हमारा सॉल्वेंट है, यहाँ पे सोल्यूट की बात नहीं हो रही है, हमारा जो सॉल्वेंट है वो लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन में सॉल्वेंट की कमी है ना, इसलिए सॉल्वेंट जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से सॉल्वेंट की जहाँ पे कमी है वहाँ पे मूव करता है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। आपको कन्फ्यूजन हो सकती है क्योंकि हम छोटी क्लास में पढ़ते हैं हायर टू लो में जाता है ना, वो हायर टू लो में सोल्यूट जाता है, फिर ये सॉल्वेंट जा रहा है ये थ्रू एसपीएम। एसपीएम एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का मूवमेंट अलाउ करती है। आप बोलो इसके थ्रू तो फिर सोल्यूट भी निकल जाए, ऐसा नहीं होता है, सॉल्वेंट ही निकल पाता है। तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर का मैं फॉर्मूला की बात करूँ, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। ये वैन होफ इक्वेशन होती है जहाँ पे पाई आपका प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, सी आपका मोलैरिटी होती है, और आर आपका गैस कांस्टेंट होता है विच इज 0.082, और टेम्परेचर आपका, ये टी आपका टेम्परेचर है केल्विन के अंदर। आइसोटोनिक आ जाए तो पाई वन, यानी दोनों का प्रेशर सेम है ऐसा सोल्यूशन। हाइपरटोनिक यानी किस, मानो मैं बोलूँ ए हाइपरटोनिक है बी के, तो ए की प्रेशर जो है वो हाई है बी के कंपैरिजन में। हाइपो मतलब लो प्रेशर। देन आता है, अब हमने ये सारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, ये सब हमने क्यों पढ़ी, मॉलिक्यूलर मास को डिटरमाइन करने के लिए हमने ये सारी पढ़ी है ना। तो इसकी मैं बात करूं तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब हमारे को मॉलिक्यूलर मास बताती है किसी भी अननोन क्वांटिटी का। कैसे, जब हमें ये सब कुछ पता है एक्स बी के अंदर भी क्या हो जाएगा एन बी बाई एन ए प्लस एन बी ना, इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर मास को डिटरमाइन कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस में यूजुअली मॉलिक्यूलर मास ही निकालना होगा, बाकी सारी चीज़ें आपको दे दी होंगी। याद रखने वाली बात है, ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वे है टू मेजर द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द अननोन सब्सटेंस, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आ रहा है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम देखते हैं रियल लाइफ में एसोसिएशन और डिसोसिएशन का कॉन्सेप्ट भी होता है। यानी जब एसोसिएशन होती है तो कई सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जुड़ जाते हैं, तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है, इसी वजह से एबनॉर्मल आता है। डिसोसिएशन में टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, इसीलिए मॉलिक्यूलर मास कम हो जाता है। अब जब मैं कहती हूँ मेरा अल्फ़ा डिसोसिएशन कांस्टेंट 1 है, यानी 100% डिसोसिएशन हो रही है, तो जितना मैक्सिमम डिसोसिएशन हो सकती है उतनी हो जाती है, उतना आई एन के बराबर हो जाता है। एन है जितना मैक्सिमम हो सकता है, पॉसिबल है, और आई है जितना हुआ। अब अगर मेरा अल्फ़ा ए भी 1 है यानी 100% हो रही है, तो ये एसोसिएशन पूरी हो जाती है। एन यानी कितना, मान लो ट्राइमराइज कर रहा है कोई चीज़, यानी उसका एन 3 है, आई 1/3 हो जाएगा। Al2SO4 3 के अंदर I5 है, इसके कहने का मतलब क्या है, बेसिकली यहाँ पे I5 नहीं है, N5 है दोनों केसेस में, इधर N4 है ना। ये 2 मॉलिक्यूल्स और ये 3 मॉलिक्यूल्स, ऐसे यहाँ पर देखो तो ये जो है आपका ऐसे है, तो ये आपका 3 मॉलिक्यूल्स, ये आपके 3 मॉलिक्यूल्स, और ये जब कोई चीज़ ब्रैकेट में आ जाती है इसका मतलब वो नॉन आयनाइजेबल है, ये नहीं टूट सकती। तो ये 3 और एक ये 4, ये एक 3 बनाएगा ये और एक पूरा ये, तो ये इसका 4 मैक्सिमम हो सकता है। जब हमारा ये अल्फा डी 100% है तो इसके आई भी इतने ही होंगे। व्हाट इफ हमारा ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं होते हैं, तो आपका अल्फ़ा डी जो होता है वो I-1/n-1 होता है। अल्फा एसोसिएशन I-1/1/n-1, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, इसकी डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में ये भी पूछी जा सकती है।
देन आता है आपके पास जो आपकी अब बाकी मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऐसी हो जाती हैं कुछ इस तरीके से, यानी जितनी भी थी सब में यहाँ पे आई आ जाता है, और आई की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है वो हो जाती है बेसिकली ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी जो मैंने ऑब्जर्व करी वो डिवाइडेड बाय कैलकुलेट करके जो आई थी मेरी थ्योरेटिकल। यहाँ पे एक और फॉर्मूला भी आ सकता है कि मोल्स जितने डिसोसिएशन एसोसिएशन के बाद थे डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूल्स जितने डिसोसिएशन एसोसिएशंस के पहले थे। यहाँ पे आपके पास नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास भी आ सकता है। ये तो था आपका जितना भी बोर्ड्स के अंदर पूछा जा सकता था। अब हम आते हैं जितना भी एक्स्ट्रा है नीट के लिए। तो वेपर प्रेशर की कॉम्पोजिशन का कर्व देखो, इंपॉर्टेंट फॉर नीट के एमसीक्यूज। आइडियल सॉल्यूशन के लिए स्ट्रेट लाइन आती है, पॉजिटिव डेविएशन होती है, तो कर्व जो होता है वो अबव द रोल्ड स्लो की लाइन आता है, यानी कुछ इस तरीके का कर्व आता है ना। और जो नेगेटिव होता है तो फिर कुछ इस तरीके से नीचे आता है रोल्ड स्लो की लाइन के, और उसके अंदर तो स्ट्रेट लाइन प्लॉट आता है, नेगेटिव डेविएशन में नीचे आता है। एजियोट्रॉप का एक कॉन्सेप्ट आता है, एजियोट्रॉप नॉन आइडियल सॉल्यूशंस ही होते हैं, एक स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन पे वो बॉयल करते हैं एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर विदाउट चेंजिंग। यानी यूजुअली तो ऐसा होता है ना हर एक सॉल्यूशन की अपनी, जैसे मान लो मेरे पास है कोई दो एक्स और वाई कॉम्पोनेंट्स हैं, इनको मैंने मिलाया एक सोल्यूशन बनाया, एक्स का बॉइलिंग पॉइंट 10 था, वाई का 20 था। अब मैं इनको हीट कर रही हूँ, ऐसा यूजुअली ऐसा होना चाहिए ना कि ये एक्स जो है ये 10 पे उड़ जाना चाहिए, ये वाई जो है ये 20 पे उड़ जाना चाहिए, पर असल में ऐसा नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, ये दोनों साथ में उड़ रहे हैं, या तो ये दोनों ही 30 पे उड़ रहे हैं या ये दोनों ही 5 पे उड़ रहे हैं। दो तरीके के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम वो जो 10 था और उसका 20 था, है ना, दोनों का ही जितना था उससे भी कम बॉइलिंग पॉइंट पे दोनों उड़ रहे हैं। ऐसा क्यों होता है, जब पॉजिटिव डेविएशन होनी है, जब वीकर बोन्स होते हैं। मैक्सिमम तब होता है जब नेगेटिव डेविएशन होती है, यानी 10 और 20 पे नहीं, दोनों ही 30 पे इकट्ठे उड़ रहे हैं सेम कॉम्पोजिशन से। ये आपका एजियोट्रॉप था। इसके अलावा जब मैंने आपको एसपीएम बताया था ऑस्मोसिस के दौरान, यानी जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थी उसके बारे में, पोरस मेम्ब्रेन जो कि सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास करने देती है, इसकी नेचुरल और सिंथेटिक हो सकती है। नेचुरल के एग्जांपल हैं प्लांट सेल वॉल, एग मेम्ब्रेन, पिग ब्लड, एपिडर्मिस ऑफ ह्यूमन स्किन। और सिंथेटिक का है ये तीनों हैं, इनको आपने अच्छे से याद करना है, CO2, FeCN6, निकल सिलिकॉन O3, है ना, Ca3PO4 होल ट्वाइस। अब ये इनका सिंथेटिक का डिसएडवांटेज ये होता है कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो डिजोल्व ही हो जाती है, सिर्फ एक्वस सॉल्वेंट में ही काम की होती है। ऑन द अदर हैंड नेचुरल आपकी ऑर्गेनिक और एक्वस दोनों में काम करती है। सिग्निफिकेंस ऑफ वैन हॉफ फैक्टर, अच्छा ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला मैंने ऐसे लिख दिया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है ना। बट इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये आपसे नीट में काफ़ी पूछा जाता है कि वैन हॉफ फैक्टर का सिग्निफिकेंस क्या है। ये एबनॉर्मल मोलर मास को एक्सप्लेन करती है थ्योरी, कि कैसे डिसोसिएशन एसोसिएशन से एबनॉर्मल मोलर मास निकल सकता है, और एसोसिएशन डिसोसिएशन हो रही है ये बताने में भी हमें हेल्प करती है, और हमारी सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू को ठीक भी करती है। डिसोसिएशन जब हो रही है तो आपका आई जो होगा वो 1 से कम होगा, एसोसिएशन हो रही है तो 1 से ज़्यादा होगा। आई एम सो सॉरी, आपका जो आई होगा वो 1 से ज़्यादा होगा डिसोसिएशन में, एसोसिएशन में आई आपका ऑब्वियसली कम होगा, क्योंकि वो एसोसिएट कर रहे हैं, तो 1/3 होगा, 1/2 होगा। अगर वो मान लो मैं कहती हूँ 2 मॉलिक्यूल्स आपस में आके, पहले वो अलग अलग 2 थे, अब वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल हैं दोनों मिला के, तो 1/2 हो गया वहाँ पे आपका आई, है ना। डिसोसिएट हो रहे थे, यानी वो एक ही मॉलिक्यूल था, यहाँ पे डिसोसिएट होके 2 बन गए वो मॉलिक्यूल्स, एक और एक, है ना, वहाँ पे आपका आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। I hope that's clear. That's it for this video. Thank you for watching.